हमारा अर्थ एक डायनेमिक प्लैनेट है जिसमें अंदर और बाहर से कंस्टेंटली चेंजेस होते हैं। बट इन चेंजेस का रीजन क्या है? एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रोसेसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस ऐसे फोर्सेस जो अर्थ को बाहर से चेंज करते हैं, जैसे वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। बट एंडोजेनिक प्रोसेसेस ऐसे फोर्सेस हैं जो ऑरिजिनेट होते हैं अर्थ के इंटीरियर में, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, सुनामी एटसेट्रा। बट अर्थक्वेक, सुनामी या वोल्केनो कैसे जनरेट होते हैं, इसे जानने के लिए अर्थ के इंटीरियर को समझना बेहद जरूरी है। और इसी को जानने के लिए आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे अर्थ का रेडियस है 6370 किलोमीटर और इसीलिए अर्थ के सेंटर तक पहुंचकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इम्पॉसिबल है। फिर हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे पता लगाएं? एक्चुअल में साइंटिस्ट अर्थ से मिले मटेरियल के सैंपल्स कलेक्ट कर उन्हें ऑब्जर्व करके एस्टिमेट्स मींस अनुमान लगाते हैं और अर्थ के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अर्थ के इंटीरियर को जानने के मेनली दो सोर्सेज हैं। पहले डायरेक्ट सोर्सेज और दूसरे इनडायरेक्ट सोर्सेज। पहले जानते हैं डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में। ये वो सोर्सेज हैं जिनसे साइंटिस्ट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि रॉक्स, चाहे वो सरफेस रॉक्स हो या वो रॉक्स जो माइनिंग के दौरान अर्थ के अंदर से बाहर आते हैं। माइनिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू मिनरल्स को अर्थ के अंदर से बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस के दौरान साइंटिस्ट को मटेरियल या रॉक्स प्राप्त होते हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। अब तक का सबसे डीपेस्ट माइन साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइन है, जिसकी डेप्थ 3 to 4 किलोमीटर है। दूसरा डायरेक्ट सोर्स है प्रोजेक्ट, जो स्पेसिफिकली साइंटिस्ट के द्वारा अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए चलाए गए हैं। इनमें दो मेजर प्रोजेक्ट हैं, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। अब तक का सबसे डीपेस्ट ड्रिल आर्कटिक ओशन के कोला में किया गया है, जिसमें अर्थ के सरफेस को 12 किलोमीटर तक डग किया गया है। नंबर 3, वोल्केनिक इरप्शन। जब हॉट मोल्टेन मैग्मा अर्थ के इंटीरियर से बाहर आता है तो उसे लैबोरेटरी में साइंटिस्ट के द्वारा एनालाइज किया जाता है, जिससे अर्थ के इंटीरियर की काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। हालांकि साइंटिस्ट के लिए ये जानना डिफिकल्ट है कि ये मैग्मा अर्थ के कितने गहराई से बाहर आया है। अब आते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज पर। ये ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे इनडायरेक्ट एविडेंसेस के थ्रू या डायरेक्ट सोर्सेज से मिले मटेरियल को स्टडी कर अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया जाता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस मेड आउट बाय डायरेक्ट सोर्सेज मींस डायरेक्ट सोर्सेज से मिली इंफॉर्मेशन को एनालाइज या ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग एक्टिविटी, जो कि एक डायरेक्ट सोर्स है, बट एक्टिविटी के दौरान हमें पता चलता है कि अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ जाते हुए अर्थ के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज होते हैं। इसके अलावा डेप्थ के साथ साथ मटेरियल की डेंसिटी भी बढ़ती है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये प्रोसेस शुरू हुआ जब अर्थ अपने वॉलेटाइल स्टेट में था। इस प्रोसेस के दौरान लाइट डेंसिटी वाले मटेरियल अर्थ के सरफेस की तरफ आने लगे, जबकि हैवी मटेरियल अर्थ के कोर की तरफ सिंक होने लगे और इसीलिए अर्थ के अंदर मटेरियल की डेंसिटी काफी डिफर करती है। इसके अलावा इन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू पता चलता है रेट ऑफ चेंज, जिसे कहा जाता है थर्मल ग्रेडियंट रेट, जिसका मतलब है वो रेट जिस पर अर्थ के डेप्थ में जाने पर टेम्परेचर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ जाते हुए हर किलोमीटर पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स है मिटियोर्स। अर्थ पर कई बार स्पेस से मिटियोर्स आकर गिरते हैं। हालांकि ये मिटियोर्स अर्थ के इंटीरियर का पार्ट नहीं होते हैं, बट फिर भी ये हमें अर्थ के इंटीरियर की काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। पर कैसे? क्योंकि ये वो सॉलिड बॉडीज हैं जो उसी मटेरियल से डेवलप हुए हैं जिससे हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, और इसीलिए इन मिटियोर्स को स्टडी कर अर्थ के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल के बारे में काफी कुछ पता लगाया जाता है। इन दोनों के अलावा अदर इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटी। ग्रेविटेशन, हमारे अर्थ पर ग्रेविटेशन फोर्स डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर एक समान नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में कोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे अर्थ का शेप जॉइड है, मींस जो पोल से फ्लैट जबकि बीच से उभरा हुआ है, और इसीलिए अर्थ के सेंटर से पोल्स का डिस्टेंस कम और सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, और इसी डिस्टेंस की वजह से पोल्स पर ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है जबकि इक्वेटर पर कम। ये ग्रेविटी वैल्यू अर्थ के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल के मास की वजह से भी डिफर करती है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल का मास डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं अनइवन है, और इसे ही ग्रेविटी एनोमली कहा जाता है। ग्रेविटी एनोमली हमें डिफरेंट मास ऑफ मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन देती है।
नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सर्वे। हमारे अर्थ के अपने मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें बताते हैं मैग्नेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अर्थ पर किस तरह है। साइंटिस्ट के द्वारा मैग्नेटिक लाइंस के फोर्स को रीड किया जाता है और पता लगाया जाता है कि हमारे अर्थ के क्रस्ट में किस जगह पर कितने मैग्नेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। थर्ड इज सिस्मिक एक्टिविटी, जो कि अर्थ के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। हमारे अर्थ के अंदर कुछ वेव्स रिलीज होती हैं जिन्हें सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। ये सिस्मिक वेव्स डायरेक्ट कनेक्टेड हैं अर्थक्वेक से। इन्हें डिटेल से जानने के लिए जरूरी है अर्थक्वेक को डिटेल से स्टडी करना, जो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अर्थ के इंटीरियर को जानने के मेनली दो सोर्सेज हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिनके बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में, जो कि अर्थ को जानने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स है। सिस्मिक एक्टिविटी डायरेक्ट लिंक करती है अर्थक्वेक से, बट क्वेश्चन ये है कि सिस्मिक एक्टिविटी अर्थ के इंटीरियर को समझने में कैसे हेल्पफुल है। तो चलिए जानते हैं अर्थक्वेक को डिटेल से। अर्थक्वेक, जब हम सिस्मिक वेव्स को स्टडी करते हैं तो यह हमें अर्थ के लेयर्ड स्ट्रक्चर की कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करती है। अगर अर्थक्वेक को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन किया जाए तो आंसर होगा शेकिंग ऑफ अर्थ, मीन्स अर्थ का शेक होना। बेसिकली ये एक नेचुरल इवेंट है और इसका रीजन होता है एनर्जी जो रिलीज होती है अर्थ के इंटीरियर से, जिससे जनरेट होती हैं वेव्स, और यही वेव्स ट्रैवल करती हैं सभी डायरेक्शंस में। बट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा अर्थ शेक क्यों होता है, तो इसका रीजन है फॉल्ट्स, जिनके अलोंग एनर्जी रिलीज होती है। एक्चुअल में हमारे अर्थ का लिथोस्फीयर 7 मेजर और बहुत सी माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ के अंदर प्रेजेंट मैग्मा के ऊपर फ्लोट करती हैं, जिससे ये कंटिन्यूअसली मूव होती हैं। हमारे अर्थ के लिथोस्फीयर, जिसे क्रस्ट भी कहा जाता है, उसकी थिकनेस अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ जाते हुए अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर की गहराई तक है। अर्थ का लिथोस्फीयर मिलकर बनता है क्रस्ट और अपर मेंटल से। अर्थ के इंटीरियर को और अच्छे से जानने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। अर्थ के क्रस्ट के नीचे बहुत से बड़े बड़े क्रिस्टल रॉक्स मींस चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानें कंटिन्यूअस न होकर इनके अंदर फॉल्ट्स मींस क्रैक पड़ जाते हैं और इन्हीं फॉल्ट्स के जरिए एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज होती है। पर कैसे? रॉक्स का अपर स्ट्रेटा नीचे वाले रॉक्स पर कंटिन्यूअसली प्रेशर डालता है, जिससे ये प्रेशर लोअर रॉक्स के फ्रिक्शन को लॉक कर देता है, मींस उन्हें मूव नहीं होने देता है। बट ओवर द टाइम इन रॉक्स में पड़े फॉल्ट्स पर प्रेशर पड़ने से ये रॉक्स सडनली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, और ऐसा होने से लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जो सभी डायरेक्शंस में वेव को जनरेट करती है, जिन्हें सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। और इन्हीं सिस्मिक वेव्स का रिजल्ट है अर्थक्वेक। वो पॉइंट जहां से ये एनर्जी रिलीज होती है उसे अर्थ का फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है, और वो पॉइंट जो फोकस के सबसे नियरेस्ट होता है, मींस जहां ये वेव्स अर्थ के सरफेस पर सबसे पहले एक्सपीरियंस की जाती है, उसे कहा जाता है एपिसेंटर। वैसे तो ये एनर्जी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है, बट एपिसेंटर वो पॉइंट है जो डायरेक्टली फोकस के परपेंडिकुलर मींस अबव होता है। अब हम ये तो जान चुके हैं कि अर्थ के शेक होने का रीजन क्या है, बट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये हमें अर्थ के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन कैसे देता है, तो इसका आंसर होगा अर्थक्वेक वेव्स। सभी तरह के नेचुरल अर्थक्वेक्स ओरिजिन होते हैं लिथोस्फीयर में। अर्थक्वेक या सिस्मिक वेव्स के स्टडी के साइंस को कहा जाता है सिस्मोलॉजी, और वो इंस्ट्रूमेंट जो इन सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है उसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक आने पर वेव्स के कर्व को रिकॉर्ड करता है, और ये कर्व वेव्स के डिफरेंट पैटर्न को शो करता है। बट कैसे? अर्थक्वेक वेव्स को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स ये तब जनरेट होती हैं जब फोकस से एनर्जी रिलीज होकर सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये वेव्स ट्रैवल करती हैं अर्थ के बॉडी में, और इसीलिए इन्हें बॉडी वेव्स कहा जाता है। नंबर 2, सरफेस वेव्स। जब बॉडी वेव्स इंटरैक्ट करती हैं सरफेस रॉक्स के साथ, तब नई तरह की वेव्स जनरेट होती हैं, जिन्हें कहा जाता है सरफेस वेव्स। ये वेव्स अर्थ के सरफेस पर पहुंचने के बाद सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह मूव होना शुरू हो जाती हैं। मेनली यही वो वेव्स हैं जो अर्थ के सरफेस पर तबाही लेकर आती हैं। इन वेव्स की वेलोसिटी मींस स्पीड मटेरियल की डेंसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मटेरियल काफी ज्यादा डेंस है तो इनकी स्पीड भी ज्यादा होगी, और अगर मटेरियल कम डेंस है तो इनकी वेलोसिटी भी कम होगी। जैसे कि वाटर बॉडीज, जहां वेव्स की वेलोसिटी कम हो जाती है, इनकी वेलोसिटी के साथ साथ वेव्स के डायरेक्शन में भी चेंजेस आते हैं। कभी ये रिफ्लेक्ट करती हैं तो कभी रिफ्रैक्ट। अब अगर स्पेसिफिकली बात करें बॉडी वेव्स की, तो इन्हें फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहली प्राइमरी वेव्स, जिन्हें पी वेव्स भी कहा जाता है, और दूसरी सेकेंडरी वेव्स, जिन्हें एस वेव्स भी कहा जाता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? पी वेव्स जो साउंड वेव के सिमिलर होती हैं, ये काफी फास्ट और सरफेस पर सबसे पहले पहुंचती हैं, और इसीलिए इन्हें प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। ये ऐसी वेव्स हैं जो गैसियस, लिक्विड और सॉलिड जैसे तीनों तरह के मटेरियल में ट्रैवल कर सकती हैं। प्राइमरी वेव्स के थोड़ी देर बाद अर्थ के सरफेस पर पहुंचती हैं सेकेंडरी वेव्स। ये ऐसी वेव्स हैं जो केवल सॉलिड मटेरियल में ट्रैवल करती हैं, और इन वेव्स के यही कैरेक्टरिस्टिक एस वेव्स को काफी इंपॉर्टेंट बनाती है, क्योंकि इन वेव्स के थ्रू ही साइंटिस्ट अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा पाते हैं। पर कैसे? एक्चुअल में मटेरियल की डेंसिटी चेंज होने पर या तो वेव्स का रिफ्लेक्शन होगा या उनका रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मींस जब वेव्स वापस बैक हो जाती हैं, और रिफ्रैक्शन मींस जब वेव्स आगे की तरफ मूव करते हुए डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेती हैं। ऐसा तब होता है जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी वेव्स जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ट्रैवल कर सकती हैं, बट जब ये वेव्स सॉलिड से लिक्विड में पहुंचती हैं तभी अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेती हैं। बट सेकेंडरी वेव्स केवल सॉलिड में ट्रैवल करती हैं। ये वेव्स लिक्विड आ जाने पर आगे की तरफ ट्रैवल नहीं करती हैं, मींस ये रिफ्रैक्शन नहीं करेंगी, जिससे ये शैडो जोन बनाती हैं। शैडो जोन से हमारा मतलब है जहां वेव्स नहीं पहुंचती हैं, और इसी से साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर पाते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में किस पॉइंट पर लिक्विड पाया जाता है, या अर्थ के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल की डेंसिटी किस तरह से है। अब अगर बात करें सरफेस वेव्स की, तो इन्हें सिस्मोग्राफ पर सबसे लास्ट में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि जब बॉडी वेव्स सरफेस रॉक्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं तब जनरेट होती हैं सरफेस वेव्स। यही वो वेव्स हैं जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन लाती है। इन्हीं सरफेस वेव्स की वजह से बिल्डिंग्स कोलैप्स होती हैं और रॉक्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेव्स को अगर एक बार फिर से समराइज करें तो ये कुछ ऐसा होगा। अर्थ को एक वेव्स को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स में। देन ये बॉडी वेव्स इंटरेक्ट करती हैं अर्थ के सरफेस से और जनरेट करती हैं न्यू सेट ऑफ वेव्स, जिन्हें कहा जाता है सरफेस वेव्स। अर्थ जो कि एक डायनेमिक प्लैनेट है, जो कि अंदर और बाहर से लगातार चेंज होता रहता है। जब अर्थ के सरफेस पर कई तरह के चेंजेस होते हैं तो उन्हें देखा जा सकता है, पर कई बार चेंजेस अर्थ के इंटीरियर यानी अंदर होते हैं, तो उन्हें कैसे जाना जाए? इसे जानने के लिए जरूरी है अर्थ के इंटीरियर को समझना और पता लगाना कि हमारा अर्थ किन मैटर से बना हुआ है। और इसी को जानने के लिए आज हम जानेंगे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ को स्टडी करने के लिए हमने अर्थ को डिवाइड किया है दो बेसिस पर। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल डिवीजन और नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल डिवीजन। पहले बात करते हैं केमिकल डिवीजन के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अर्थ को डिवाइड किया जाता है क्रस्ट, मेंटल और कोर में। हमारा अर्थ का डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे अर्थ की डेप्थ, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगता है। अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, जो पाया जाता है सॉलिड फॉर्म में। क्रस्ट की एवरेज थिकनेस है अबाउट 35 किलोमीटर। क्रस्ट दो तरह की होती है, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट। हमारे अर्थ के सरफेस पर हमें कॉन्टिनेंट्स और ओशंस दिखाई देते हैं। क्रस्ट जिस पर लाए करते हैं कॉन्टिनेंट, उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसकी एवरेज थिकनेस है 35 to 50 किलोमीटर। क्रस्ट जिस पर लाए करते हैं ओशंस यानी ओशंस का तल, उसे कहा जाता है ओशियनिक क्रस्ट। इसकी एवरेज थिकनेस होती है 3 to 5 किलोमीटर। क्रस्ट मिलकर बना है सिलिकॉन और एल्युमिनियम जैसे मिनरल से, और इसीलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। कॉन्टिनेंट ज्यादातर कंपोज हुए हैं लाइटर सिलिका से, और इसीलिए इनकी एवरेज डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सीसी। बट अगर बात करें ओशियनिक क्रस्ट की, तो ये बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम जैसे मिनरल से, और इसीलिए इसे सीमा भी कहा जाता है।
अर्थ का दूसरा लेयर है मेंटल, जो लाई करता है 35 टू 2900 किलोमीटर के बीच। इस लेयर की एवरेज डेंसिटी है 4.6 ग्राम पर सीसी। इस लेयर का फॉर्मेशन मेनली सिलिका और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स से हुआ है और इसीलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। मेंटल को भी डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, अपर और लोअर मेंटल। अपर मेंटल जो लाई करता है 35 टू 700 किलोमीटर के बीच। इसी लेयर में 100 टू 400 किलोमीटर में लोकेटेड है एस्थनोस्फेयर, जो कि सेमी लिक्विड फॉर्म में है। 400 किलोमीटर टू 650 किलोमीटर तक लाई करता है ट्रांजिशनल जोन, लोअर मेंटल, जो एक्सटेंड करता है 700 टू 2700 किलोमीटर के बीच। अब आते हैं अर्थ के थर्ड और इनर मोस्ट लेयर पर, जिसे कहा जाता है कोर, जो लाई करता है बिलो मेंटल। इस लेयर का फॉर्मेशन मेनली निकेल और फ्यूरियस से हुआ है और इसीलिए इसे नाइफे कहा जाता है। इसका रेडियस है करीब 3500 किलोमीटर। कोर एक्सटेंड करता है 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक। कोर को भी डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में। नंबर 1 आउटर कोर, जो एक्सटेंड करता है 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर के बीच। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से ये लेयर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। नंबर 2 इनर कोर, जो एक्सटेंड करता है 5150 टू 6371 किलोमीटर के बीच। इस लेयर पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के साथ साथ प्रेशर भी बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये लेयर सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। ये था अर्थ का केमिकल डिवीजन, जिसमें हमने अर्थ को डिवाइड किया 3 लेयर्स में, क्रस्ट, कोर और मेंटल। अब बात करते हैं अर्थ के मैकेनिकल डिवीजन के बारे में, जिसमें हम अर्थ को डिवाइड करते हैं लिथोस्फेयर, एस्थनोस्फेयर, मेसोस्फेयर और बैरिस्फेयर। नंबर 1 लिथोस्फेयर। लिथोस मीन्स रॉक, अर्थ का सॉलिड पार्ट, जो कहलाता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मिलकर बना है क्रस्ट, जिसमें शामिल है कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट और अपर मेंटल का अपर पार्ट। नंबर 2 एस्थनोस्फेयर, जो मिलकर बना है अपर मेंटल का लोअर पार्ट और इनर मेंटल से। एस्थनोस्फेयर में ही लाई करता है मेसोस्फेयर। नंबर 3 बैरिस्फेयर, जो मिलकर बनता है आउटर और इनर कोर से। तो हमने अपनी अर्थ को डिवाइड किया दो बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल डिवीजन, और इन दोनों को ही हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हम अपने अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे जान सकते हैं? इसे जानने के मेनली 2 सोर्सेज हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अर्थक्वेक जो कि एक इनडायरेक्ट सोर्स है, बट वोल्केनो के इरप्ट होने से जो लावा बाहर आता है वो एक डायरेक्ट सोर्स है, जो हमें अर्थ के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल की काफी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अर्थक्वेक के बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वोल्केनो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वोल्केनोस। वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी। अर्थ के सरफेस पर मौजूद ऐसा रप्चर यानी दरार है जिससे अर्थ के अंदर प्रेजेंट हॉट मोल्टेन मटेरियल, डिफरेंट गैसेस और एशेस बाहर आती हैं। बट ऐसा होता क्यों है? जैसा कि हम लास्ट कुछ वीडियोस में जान चुके हैं कि हमारे अर्थ का इंटीरियर 3 लेयर्स से मिलकर बनता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, जिसे लिथोस्फेयर भी कहा जाता है, मीन्स अर्थ का सरफेस जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जिस पर हम रहते हैं। अर्थ का इनर मोस्ट लेयर है कोर, जो कि पूरी तरह लिक्विड फॉर्म में है। इन्हीं क्रस्ट और कोर के बीच में लाया करता है मेंटल, जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में है, जो ना तो पूरी तरह सॉलिड फॉर्म में है और ना ही लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि मेंटल के अंदर प्रेजेंट होता है एस्थनोस्फेयर, जिसे वीकर जोन कहा जाता है, जो कंटेन करता है मैग्मा, जिस वजह से लिथोस्फेयर इसके ऊपर फ्लोट करता रहता है और इसी के जरिए हॉट मोल्टेन मटेरियल अर्थ के सरफेस पर आता है। पर ये होता कैसे है? एक्चुअल में जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से उसके इंटीरियर में जाते हैं, टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर इंक्रीज होते हैं। इसका रीजन है मेंटल में प्रेजेंट मैग्मा, जो कंटिन्यूसली कुछ इस तरह मूव करता रहता है और बनाता है कॉन्वेक्शन करंट्स। इन कॉन्वेक्शन करंट्स की वजह से ही मैग्मा ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। जैसे ही ये ऊपर की तरफ मेन होल में पहुंचता है, गैस फैलना शुरू हो जाती है और पानी भाप बन जाता है, जिससे प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। जब ये प्रेशर अंदर नहीं रुक पाता है, तब वोल्केनो इरप्ट हो जाता है और इस पूरे प्रोसेस को ही कहा जाता है वोल्केनिक इरप्शन। हमें यहाँ लावा और मैग्मा के बीच के डिफरेंस को समझना भी बेहद जरूरी है। मैग्मा वो मोल्टेन रॉक्स या मटेरियल जो अर्थ के इंटीरियर में प्रेजेंट होते हैं, उसे मैग्मा कहा जाता है। बट हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जब यही मोल्टेन मटेरियल या मैग्मा
वोल्केनो के इरप्ट होने की वजह से अर्थ के इंटीरियर से उसके सरफेस पर आ जाता है तो इसे कहा जाता है लावा। लावा के बाहर आते ही कुछ इस तरह कोन जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे वोल्केनिक कोन या वोल्केनिक माउंटेन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है माउंट फुजियामा। जिस पाइप के थ्रू लावा अर्थ के सरफेस पर आता है उस पाइप को कहा जाता है वेंट, और लावा के बाहर आने से अर्थ के सरफेस पर जिस माउथ का क्रिएशन हुआ है उसे कहा जाता है क्रेटर। बारिश हो जाने पर जब इसी क्रेटर में पानी भर जाता है तो इसे कहा जाता है क्रेटर लेक। वोल्केनो के इरप्ट होने के दौरान बहुत से मटेरियल अर्थ के सरफेस पर आते हैं जैसे कि पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, मींस ऐसे रॉक्स जो वोल्केनो के इरप्ट होने के दौरान बाहर आए हैं और ठंडे होने के बाद कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। वोल्केनिक बॉम्ब्स मींस बड़े बड़े रॉक्स, डस्ट, वाटर वेपर और डिफरेंट गैसेस। कुछ मेजर गैसेस हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ माइनर गैसेस हैं क्लोरीन, हाइड्रोजन और एर्गन। वोल्केनोज को पीरियोडिसिटी और इरप्शन के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव वोल्केनो जो प्रेजेंट में कभी भी इरप्ट हो सकते हैं और इसीलिए इन्हें एक्टिव कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है इटली का माउंट इटना, मेडिटेरियन सी में लोकेटेड स्ट्रम्बोली। नेक्स्ट इज डॉर्मेंट वोल्केनो, ऐसे वोल्केनो जो पास्ट में तो इरप्ट हुए थे बट काफी सालों से इरप्ट नहीं हुए हैं बट प्रेजेंट में कभी भी इरप्ट हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है जापान का माउंट फुजियामा, इंडिया के अंडमान और निकोबार में प्रेजेंट बैरन आइलैंड। लास्ट इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो पूरी तरह से डेड हो चुके हैं और इनके फ्यूचर में इरप्ट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका का किलिमंजारो। इन तीनों के अलावा वोल्केनोज को डिवाइड किया जा सकता है इरप्शन के नेचर और फॉर्म्स के बेसिस पर भी। वोल्केनोज किस तरह इरप्ट होते हैं और इरप्ट होने के बाद किस तरह के शेप को फॉर्म करते हैं, इन बेसिस पर वोल्केनोज को मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। वोल्केनो के मेजर टाइप्स हैं शिल्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, काल्डेरा, फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस, एट लास्ट मिड ओशन रिज वोल्केनोज। एक एक करके इन्हें डिटेल से जानते हैं, पर अगर आप जानना चाहते हैं कि वोल्केनो कैसे इरप्ट होते हैं तो आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शिल्ड वोल्केनो। अर्थ पर पाए जाने वाले लार्जेस्ट वोल्केनो है शिल्ड वोल्केनो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हवाई आइलैंड। इन आइलैंड्स का फॉर्मेशन मेनली वोल्केनो के इरप्ट होने से हुआ है। ये आइलैंड मोस्टली कंटेन करते हैं बसाल्टिक लावा। बसाल्ट एक तरह का रॉक है जो लावा के बाहर आने से फॉर्म्ड होता है। इन वोल्केनो का लावा काफी ज्यादा फ्लूइड और लेस विस्कस मींस कम गाढ़ा होता है, जिस वजह से इसमें पाए जाने वाले मटेरियल की डेंसिटी काफी कम होती है और इसीलिए इसका लावा बाहर आते ही कुछ इस तरह फैलना शुरू हो जाता है। ज्यादा फ्लूइड होने की वजह से इन वोल्केनोज में लो एक्सप्लोसिविटी होती है, मींस ये बहुत ज्यादा धमाके के साथ इरप्ट नहीं होते हैं। बट अगर इनके वेंट में पानी चला जाए तो ऐसा होने पर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तब ये एक्सप्लोड हो सकते हैं। इरप्ट होने के बाद इनका लावा फाउंटेन की तरह स्प्रेड हो जाता है, जिससे ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे सिंडर कोन कहा जाता है। नंबर 2, कंपोजिट वोल्केनोज। इन वोल्केनो का लावा बसाल्ट की कंपैरिजन में काफी विस्कस मींस गाढ़ा होता है, जिस वजह से मटेरियल की डेंसिटी भी काफी हाई होती है। लावा के विस्कस होने की वजह से जब ये लावा वेंट में पहुंचता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, जिस वजह से कंपोजिट वोल्केनो बहुत तेज एक्सप्लोड होता है। इन वोल्केनो के इरप्ट होने पर लार्ज अमाउंट में पायरोक्लास्टिक मटेरियल, एशेस और डस्ट बाहर आता है। विस्कस मटेरियल होने की वजह से ही लावा बहुत दूर तक स्प्रेड नहीं हो पाता है और जहां वेंट ओपन होता है उसी के आसपास एक्यूमुलेट हो जाता है, जिस वजह से एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। नंबर 3, काल्डेरा। इस तरह के वोल्केनो काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, इतने कि जब ये इरप्ट होते हैं तब इनका कोई स्ट्रक्चर बिल्ड होने की बजाय पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ कोलैप्स मींस धंस जाता है, जिस वजह से कुछ इस तरह का डिप्रेशन बन जाता है। इस डिप्रेशन को ही कहा जाता है काल्डेरा। बारिश हो जाने पर जब इस डिप्रेशन में पानी भर जाता है तब इसे कहा जाता है काल्डेरा लेक। एक्चुअल में इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन तब होता है जब मैग्मा चैम्बर जो लावा को अर्थ के ऊपर सप्लाई करता है वो काफी बड़ा हो या क्रस्ट के काफी ज्यादा नजदीक हो। नंबर 4, फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। इस तरह के वोल्केनो का लावा काफी ज्यादा फ्लूइड होता है और ऐसा होने से वो काफी दूर तक फैल जाता है। वर्ल्ड में ऐसी कई जगह है जहां पर ये बसाल्टिक लावा 1000 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है।
ठंडा होने पर लावा फ्लो होने की वजह से लैंड पर काफी मोटी परत जमा हो जाती है। कहीं कहीं पर यह थिकनेस 50 मीटर से भी ज्यादा होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया का डेक्कन ट्रैप, जो आज मोस्टली महाराष्ट्र प्लेट्यू को कवर करता है। बहुत सालों पहले जब इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड साइड मूव कर रही थी, तब वो एक ऐसे रीजन से निकली जहां से लगातार लावा फ्लो कर रहा था। ये लावा हाईली फ्लूइड था जो हमारे पूरे पेनिनसुला में फैल गया, जिस वजह से वहां आज ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इस तरह के वोल्केनिक इरप्शन को ही फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस कहा जाता है। नंबर 5, मिड ओशन रिज वोल्केनो। इन वोल्केनो का इरप्शन ओशन के अंदर होता है। ओशन के नीचे सरफेस में कई जगह हमारी लैंड टूटकर एक्सपेंड हो रही है, जिस वजह से रेगुलरली लावा बाहर आता रहता है। ओशन प्लेट्स के अलग होने से जब लावा बाहर आता है तो क्रिएशन होता है रिज का, मीन्स पर्वतों का। इस तरह की रिज पूरे अर्थ पर 70,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ओशनिक क्रस्ट लगातार डिसइंटीग्रेट होती है और बनती रहती है। तो ये थे वोल्केनो के कुछ मेजर टाइप्स। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।